नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुरेंद्र चौटिया, खंड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त और पंचायतों को भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहा हूं। तो अभी परसों 14 से और 5 दिन का जो ये प्रशिक्षण है ये प्रारंभ होने जा रहा है पूरे उत्तराखंड के सभी विकास खंडों में। हमारे जो क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के माननीय सदस्य हैं उन लोगों का ये वीडियो मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके इसलिए आप लोगों को भेज रहा हूं कि भाई आप जो लोग बाई दिव्य प्रशिक्षण में नहीं जा पा रहे हैं या अन्य भी जो पंचायतों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं उन तक भी ये हमारी जानकारी पहुंचे। तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, अभी आपने देखा होगा कि सभी जगह सभी हमारे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतें गठित हो गई हैं और कई हमारी पंचायतें ऐसी हैं कि जिनमें जो है अभी जो गठन है वो नहीं हो पाया है, इसलिए कि उस वहाँ जो है 2/3 जो सदस्य हमारे गठित होने थे जिस पर हम ग्राम पंचायत का गठन मानते हैं वो नहीं हो पाया। और इसी कारण आपने देखा होगा कि अभी अगस्त मुनि में हमारे सम्मानित जो प्रधानगण हैं जो चयन होकर के आए थे उन्होंने कहा भाई कि हमको भी सदन में बैठने का मौका दिया जाए और उनकी मांग सही भी है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ वैधानिक संवैधानिक नियम होते हैं। तो इसके तहत क्या क्या कानून है, क्या क्या नियम है, क्या क्या संवैधानिक व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष है हमारा, इसमें आदिकाल से ही जो हमारी जो ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, ये पहले से थी। आपने देखा होगा कि भाई पंच परमेश्वर आपने सुना होगा, ये प्रेमचंद की जो कहानी थी उसमें भी पंच परमेश्वर का जिक्र आया है कई जगह। फिर क्या होता था कि भाई कबीले भी होते थे, कबीलों में भी लोग एक जो बुजुर्ग सदस्य होता था उसको अपना एक मुखिया मान लेते थे और वो अपने कुछ लोगों से पूछताछ करके जो है गांव के छोटे मोटे झगड़े निपटाया करता था। तो इसी प्रकार से जो है ये व्यवस्थाएं हमारी चलती रही। अंग्रेजी शासनकाल में भी जो है अंग्रेजों ने भी माना कि भाई ये उन्होंने तो लघुगण राज्य का यहाँ रूप दिया था पंचायतों को और उन्होंने भी माना कि भाई भारत की जो पंचायती राज प्रणाली है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर लोग जो है अपने छोटे मोटे झगड़े, अपने छोटे मोटे काम जो है अपने आपस में बैठ करके निपटाते हैं। और आपने देखा होगा कि भाई जो पंचायती राज जो व्यवस्था है जिसमें विकेंद्रीकरण की आप बात आती है, जो इसका मेन जो बिंदु है, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है उसमें विकेंद्रीकरण की बात की गई है। तो विकेंद्रीकरण भी वही था जो हमारी परंपरागत, जैसे अब हम शादी ब्याह में देखते हैं कि भाई हम कामों का जो है बंटवारा कर देते हैं, न्योता कोई लिखेगा या जो है खाना ये लोग बनाएंगे, एक्सपर्ट होते हैं, कारोबारी कोई रहेगा, स्वागत कोई करेगा। तो इस प्रकार से जो है विकेंद्रीकरण हो जाता है तो काम जो है सरलता से हमारे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से पंचायतों में भी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई। तो जब ये अंग्रेजी शासनकाल के बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये देखा गया कि भाई कैसे यहाँ विकास होगा, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। लेकिन 1952 में जो है ब्लॉकों में ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम ब्लॉक खोले गए। कुछ ब्लॉक जिनको प्रोजेक्ट कहते थे तो वो जो है वहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। लेकिन उनका बहुत अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं दिखाई दिया कि उसमें जो भी कार्य होते थे वो थोपे गए होते थे और उसमें जो है जो लोग होते थे, गांव के लोग होते थे, उनकी सहभागिता ना के बराबर होती थी। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थे तो 2 अक्टूबर 1959 को, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पर जो है इसका शुभारंभ किया गया और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद अन्य प्रदेशों ने भी जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया, अपने अपने यहाँ इसको शुरू कर। अब जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इसमें जो है जो खामियां होती हैं उसके सुधार के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं। तो 1957 में जो है जो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उन्होंने जो है ये त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायतें हैं तो उसके गठन के लिए जो है उन्होंने संस्तुति दी थी। उन्होंने कहा भाई कि ग्राम पंचायत स्तर पे, क्षेत्र पंचायत स्तर पे और जिला पंचायत स्तर पे ये पंचायती राज व्यवस्था चलनी चाहिए। और उसके बाद जो है 1977 में जब अशोक मेहता की समिति बनाई गई तो उन्होंने कहा कि भाई 2 ही स्तर होने चाहिए पंचायती राज के, मंडल स्तर और जिला स्तर।
उसके बाद अन्य भी समितियाँ हुई, जैसे JBK राव समिति हुई, ML सिंघवी समिति हुई 1986 में। उन्होंने सिंघवी साहब ने की समिति जो थी, उन्होंने कहा कि इसके जो चुनाव हैं वो नियमित रूप से होने चाहिए, जबकि इसके चुनाव जो है जैसे अब हो गया कि भाई 5 साल में जो है चुनाव होने ही होने हैं। उसके बाद जो है थंगन समिति जिसको हम कहते हैं 1988 में जो है उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। तो अब सब कुछ मिला करके फिर क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1992 में पारित किया गया और 93 से वो जो है इसको प्रारंभ किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक में जो मुख्य रूप से कि भाई लोगों की सहभागिता और विकेंद्रीकरण, काम का विकेंद्रीकरण और इसको जो है कानूनी जो संवैधानिक जो मान्यता थी वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारे मतलब पंचायत हैं उनको दी गई। और इसमें जो है धारा 3 के तहत जो है ग्राम सभा के गठन के संबंध में जो व्यवस्थाएं दी गई कि भाई इसमें जो है ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग होंगे उनको जो है मत देने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति उसका या मतलब महिला पुरुष जो भी हो। तो जो अगर 18 वर्ष से ऊपर की आयु पूरी कर देता है तो उसको जो है वोट देने का अधिकार होगा। और ये जो है जब ग्राम सभा का गठन हो जाता है तो उसके लिए जो ग्राम सभा की जो बैठकों की पहले जो तिथियाँ पहले जो तय किया गया था उसमें 2 बैठकें होती थी साल भर में ग्राम सभा की, आम बैठक जिसको कहते हैं, जिसमें जो ग्राम सभा का आम जो नागरिक है वो भाग ले सकता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हर 3 महीने में यानी कि साल भर में 4 बैठकें ग्राम सभा की अनिवार्य रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 1/5 सदस्यों का उसमें उपस्थित होना जरूरी है। 1/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके 100 वोटर हैं गांव के अंदर तो उसमें से आपके 1/5 सदस्य जो है 100 में से 25, और अगर परिवार होंगे तो 1/2 परिवार जो है उसमें शामिल होने जरूरी है। तो ये जो है अगर बैठक स्थगित होगी, माना किसी कारण से लोग उपस्थित नहीं हुई या कोई ऐसा कांड हो गया कि आज ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकती है, तो उसमें जो है 1/4 स्थगित बैठक के लिए 1/10 का मतलब क्या हो गया कि उसमें से 1/10 होने चाहिए। अगर कुल परिवार 1/4 है तो 1/4 परिवार में से 100 में से 25 परिवार उसमें उपस्थित होने चाहिए। और ग्राम सभा का गठन तभी माना जाएगा कि जब प्रधान के साथ जो है 2/3 सदस्य भी चयनित हो जाएंगे गाँव में। यही गलतियां होती है कि प्रधान जी का चुनाव तो हो जाता है लेकिन वार्ड मेंबर रह जाते हैं, और इसीलिए इस प्रकार के जो घपले होते हैं वो होते हैं। साहब हमारी ग्राम सभा का गठन क्यों नहीं हुआ? तो ये जानकारियां होनी जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और यदि उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या जो है 500 है, 500 से लेकर के 1000 मतलब 600, 700, 800, 900, 999, तो वहाँ पर वार्ड मेंबर कितने होंगे? प्रत्येक वार्ड में जो है एक मेंबर होते हैं। वार्ड पहले से तय होते हैं, तो एक वार्ड में जो है 500 से 1000 पर 7 होंगे, 1000 से 2000 पर 9 होंगे, 2001 से 3000 तक जो है 11 होंगे, फिर 13 होंगे 5000 तक, और 5000 से अधिक है तो उसमें 15 होंगे। किसी भी दशा में ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या, वार्ड मेंबर की संख्या 7 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भाई हमारे 2/3 अभी भी, क्योंकि तुरंत जो है वार्ड मेंबर्स के चुनाव होने वाले हैं, तो तुरंत आप जो है सक्रिय रहें और अपने यहाँ वार्ड मेंबर्स का सभी वार्डों में चुनाव आवश्यक रूप से करवा दें। अब जो आपकी ग्राम पंचायत है, तो मैंने आपको बताया कि भाई ग्राम सभा की बैठक कितनी होगी? साल भर में 4, 3 महीने में 1। और ग्राम पंचायत जिसमें आपके वार्ड मेंबर होंगे, उप प्रधान और प्रधान जी होंगे, उनकी कितनी बैठकें होंगी साल भर में? 1 महीने में 1, साल भर में 12। अब माना इस बैठक, आज की बैठक आपकी स्थगित हो गई किसी कारण से ग्राम पंचायत की, तो आप जो है फिर उसकी तिथि रखेंगे उसी दिन कि भाई फलां दिन, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद कि भाई ये बैठक होगी। लेकिन किसी भी दशा में 2 माह से अधिक का अंतर किसी ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और इसके लिए धारा 21 ग्राम पंचायत के लिए बैठकों के लिए बनाई गई है। और जो इसमें गणपूर्ति होगी, मतलब कितने सदस्य सम्मिलित होने चाहिए, पता चला प्रधान केवल क्षेत्र वो 1 सदस्य शामिल हो गए, तो इसमें होंगे 1/3 सदस्य।
और फिर अगर स्थगित होगी तो 1/3 सदस्य ही जो है गणपूर्ति होगी और उसके बाद 1/5 सदस्यों का वहाँ पर शामिल होना आवश्यक है। तभी जो आपकी मतलब जो ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो मान्य समझी जाएगी और जो ग्राम पंचायत की जो आपकी समितियाँ होंगी वो भी इन्हीं में से, जो आपके ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे इन्हीं में से जो है आपकी ग्राम पंचायत की जो 6 समितियाँ हैं उन समितियों के बारे में मैं डिटेल से अगली बैठक में बताऊंगा, अगले अपने वीडियो में बताऊंगा। तो ये मोटी मोटी जो जानकारियां हैं ये आपको अपने पास रखनी चाहिए और बिना जानकारी के हम कह रहे हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि काम कर रहा है तो वो जनप्रतिनिधि जो है अच्छे तरीके से सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं भाई। आप किस इसमें कई धारा है, अगर पद त्याग होता है तो धारा 15 के अंतर्गत कैसे आप पद त्याग कर सकते हैं, कितने दिन पहले आपने इस्तीफा देना है, त्याग पत्र होगा तो किसको देना है, प्रधान का त्याग पत्र किसको जाएगा, वार्ड मेंबर का त्याग पत्र किसको जाएगा, प्रमुख का त्याग पत्र किसको जाएगा, इसके संबंध में जो है आपको मतलब आपकी को जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ग्राम पंचायत के अन्य जो कार्य है, अन्य जो कृत्य है, अन्य जो आपको विषय सौंपे गए हैं उसके लिए है संविधान की धारा 23 और संविधान की जो 11वीं अनुसूची है। देखिए हमारा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 92 में, उसके बाद हमारा जो है 2016 में उत्तराखंड का जो हमारा पंचायती राज एक्ट है वो जो है यहाँ पर हुआ और 19 में जो है उसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसमें जो 29 विषय जो है ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं उसमें मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। इसमें कृषि बागवानी है, भूमि सुधार है, सिंचाई का वो लघु सिंचाई, पशुपालन, ये मत्स्य पालन, सामाजिक कृषि वानिकी, ये जो वृक्षारोपण जिसमें होता है, वन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, आवास जो हमारे PMGSY और अटल आवास वगैरह, पेयजल का पूरा पेयजल का आपका जो है उद्यान का, चारा का, ये पुलिया है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, गैर पारंपरिक में जो ये आते हैं आपके सौर ऊर्जा वगैरह, गरीबी उन्मूलन का है, शिक्षा का है, खेल का है, बाजार मेले का है, चिकित्सा का है, परिवार कल्याण का है, बाल विकास का है, समाज कल्याण, कमजोर वर्ग कल्याण है, सामूहिक वितरण प्रणाली है और ये जो आर्थिक विकास योजना है। तो इनके संबंध में जो है ये जो आपके कार्य हैं और जो आपके दायित्व हैं, जो आपके अधिकार हैं और जो आपको कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत करना है, इसके ठीक अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को जो है किसी भी समय जो हमारी बहनें हैं जिनके पास घर का काम होता है तो मोबाइल सबके पास है, आप खाना बनाते समय या काम करते समय या खेतों की गुड़ाई करते समय या जो है घास काटते समय भी मैं कहूँगा कि आप अपना रखा रहे आपके जेब में, आपने उसको उसका वो जो है आप मोबाइल का साउंड खोल दीजिए, उसको आप सुनते रहिए तो आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। और बिना जानकारी के मैं कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होना जो है व्यर्थ है। आप स्वयं अपनी जानकारी अपने पास रखें। धन्यवाद। मैं बीच बीच में आपको इस प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँगा। नमस्कार।